सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इसका हमने थोड़ा सा पोर्शन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वाला रिकॉर्डिंग था उसमें देखा, जैसे कि बिजनेस इज़ ड्यू टू सोसाइटी, बिजनेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी। यानी सोसाइटी है, हम लोग हैं कस्टमर्स, तभी तो बिज़नेस है, तभी तो बिज़नेस का अस्तित्व है। तो बिजनेसमैन को उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ता है और सोसाइटी के लिए उसकी कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उसको कंसिडर करनी पड़ती है। तो वो कौन सी है वो अब हम देखेंगे। तो पेज नंबर 4 पे आ जाओ। उसमें फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। It has become necessary for the business to be aware of the interest of the different groups of society because of consumers awareness, states restrictions, consumer education, consumers associations। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, कई ऐसे टर्म्स आएंगे जो नए हैं, जो आपने शायद पहली बार ही सुने होंगे, तो इसीलिए मैं आपको ये सब के डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो देखो, बिजनेसमैन जो है आजकल के ज़माने में वो भी जागरूक उनको रहना पड़ता है। अभी वो लोग भी अब बहुत अवेयर होने लगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जो है अभी के मॉडर्न वर्ल्ड के, वो भी बहुत अवेयर है। उन सबको पता है कि भाई हम इतना खर्चा कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के पीछे, तो खर्चा जो कर रहे हैं वो मतलब कि खिल उठना चाहिए, उसके सामने प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो और आपने कोई होटल के रूम में 3000 दिए पर डे का, तो आपको ऐसा दिमाग में होता है, आप इतने अवेयर हो कि 3000 दिया है एक दिन का, तो कम से कम उसके अंदर इतनी तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जितने अवेयर हो, जितने डे बाय डे आप लोग भी होशियार होते जा रहे हो, उस हिसाब से बिजनेसमैन को भी उतना ही अवेयर रहना पड़ता है। फिर दूसरा, स्टेट्स रेस्ट्रिक्शंस, यानी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बिज़नेस के ऊपर। वो स्टेट टू स्टेट शायद डिफ़र होते रहते हैं अपने अपने लॉज के हिसाब से। तो वो जो है, जो भी रूल्स एंड नॉर्म्स है वो हमें फुलफ़िल करने पड़ते हैं। फिर कंज्यूमर्स एजुकेशन, यानी आजकल के जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब अवेयर है, वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लिटरेट है, तो उनको पता होता है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोडक्ट हमने ख़रीदा तो उसके सामने बिल लेना ज़रूरी है। तो उतना आजकल का कस्टमर जो है वो एजुकेटेड है। ठीक है, यानी पेट्रोल अगर आप फिल करवा रहे हो अपने व्हीकल्स के अंदर, तो सामने बिल लो, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं तो पहले तो कोई लेता ही नहीं था। तो उस हिसाब से फिर कंज्यूमर्स एसोसिएशंस, एसोसिएशंस क्या, आपको पता होगा कि कोई भी क्लास होता है ना, तो उसमें एसोसिएशंस होते हैं। यानी अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपका स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी होता है। उसी हिसाब से कंज्यूमर एसोसिएशन जो कस्टमर्स के लिए होता है, कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए होता है। अगर कोई कस्टमर के साथ कोई चीटिंग हो जाए हो, तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, सामने लड़ने के लिए, जस्टिस के लिए। तो कंज्यूमर एसोसिएशन वो चीज़ होती है। फिर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स और क्लास ऑफ सोसाइटी सच एज ओनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एट्सेट्रा आर एसोसिएटेड with business unit and these different groups have different interest with business। अब different interest groups of society यानी क्या, सोसाइटी के अंदर ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ओनर, ठीक है, ओनर यानी हम खुद। फिर एम्प्लॉयज़ यानी हमारे नीचे जो भी काम करते होते हैं वो। फिर कस्टमर्स, फिर क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट। तो इन सारे जो भी क्लास है, इन सब के लिए बिजनेसमैन की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो दिमाग अपना देखो, चलाओ, थोड़ा बत्तियाँ तेज करो। किस हिसाब से? तो एम्प्लॉयज़ है, अगर आपके नीचे कोई काम कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसकी तरफ, कि भाई हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर दूसरा कि उसको रेगुलर टर्म्स पे हम सैलरी भी प्रोवाइड कर लें, कि हर एक महीने की पहली तारीख को उसको तनख्वाह देनी है तो दे दो। फिर कस्टमर्स के लिए क्या, तो क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड करो रिजनेबल प्रॉफिट के साथ में। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई चीटिंग ना करो, ठीक है, फेयर धंधा करो। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी क्या, तो जिससे हमने माल ख़रीदा होता है, जिनको हमें पैसे लौटाने का बाकी होता है,
तो वो हमारे लिए बनते हैं क्रेडिटर्स। तो अगर हम कहीं से माल ख़रीद के लाए हैं और हमने बोला है कि हम विदिन आपको 1 महीने के अंदर हम आपको पैसा लौटा देंगे, पर वो महीने की वो तारीख पे आप अगर उसे पैसा नहीं लौटा रहे तो वो गलत चीज़ है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आपने जो बोला है आप उससे जुड़े रहे और वो चीज़ आप कंप्लीट करो, आप टाइम पे पेमेंट कर लो, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन वो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हुई होती है उस हिसाब से। फिर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि रेगुलर टैक्स पे करो, ठीक है। टैक्स के अंदर कोई गड़बड़ घोटाले ना करो। और ऐसे कई डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कई डिफरेंट ग्रुप्स, यानी एनवायरनमेंट आ गया, भाई पॉल्यूशन उतना मत फैलाओ फैक्ट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि उससे नुकसान होता है, एनिमल्स को भी होता है, बर्ड्स को भी होता है, ठीक है। फिर पूरे एनवायरनमेंट को होता है, सीजनल चेंजेस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। आर एसोसिएटेड विथ बिजनेस यूनिट, यानी ये सारे जो ग्रुप्स है वो बिज़नेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो बिजनेसमैन को इन सब के बारे में केयर करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस डिफरेंट ग्रुप्स। द बिजनेस हैज़ टू बी abide by maintenance of environment, Employees Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act। अब बिजनेसमैन को कई ऐसे एक्ट है जो उसको कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते हैं, यानी एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस के लिए जो भी रूल्स है वो उसको कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, यानी आपके अंडर में जो भी लोग काम करते हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आपकी क्या मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो वेलफेयर के लिए। वेलफेयर के लिए यानी क्या कि उसमें टर्म्स है अलग अलग, वो अब हायर स्टडीज़ में आपको आएगा। अगर आपके अंदर कंपनी के अंदर 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपको उस हिसाब की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़, उस हिसाब से। तो ऐसे सारे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए होता है, कि उनको प्योर ड्रिंकिंग वाटर देना, आरओ सिस्टम वाला, ठीक है, वो सब कुछ। फिर फैक्ट्री एक्ट, तो फैक्ट्री एक्ट में आता है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के बारे में ही आता है, कि अगर आपके इधर ऐसा कुछ रिस्की काम है तो उनको आप पूरा सेफ्टी सूट प्रोवाइड करो, ठीक है, चेस्ट में ग्लोव्स वाला जैकेट, सब कुछ, वो सब कुछ प्रोवाइड करो। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से ही बताता है कि एक जो कस्टमर्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए होगा। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है कोई भी कंपनी के तरफ या तो कोई भी प्रोडक्ट की तरफ, तो आप इसमें आप फाइल सूट आपकी कर सकते हो। फिर देखो ये ख़त्म हो गया फर्स्ट में। अब सेकंड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी क्या? जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को काम देना, रोजगार देना। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि किसी को कोई काम ना, बेरोजगार, ठीक है, वो क्यों बढ़ रहा है? तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से हमारे कंट्री का बढ़ रहा है इस वजह से। और कोई भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, वो सब कुछ आपके आगे 11th में आएंगे। 11th में थोड़ा कुछ आएगा, फिर 12th में ज़्यादा आएगा। फिर देखो, some business units are established with the objective to create new opportunities of employment. Example, Khadi and Cottage Industries Commission select those industries which provide employment opportunities. Preference is given to the establishment of business units in backward areas to provide employment to unemployed. फिर देखो, तो अगर हमें हमारे देश के लिए सोचना हो तो हम ऐसे भी बिज़नेस कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ सकता है। तो किस तरह के बिज़नेस? तो खादी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जैसे, यानी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम जो बिज़नेसेस होते हैं वो घरेलू काम, ठीक है। आपने ऐसे कई गृह उद्योग देखे होंगे, ठीक है, जो पापड़ होते हैं, पापड़ और खाखरा ये सब कुछ बनाते हैं, अचार बनाते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, जो मतलब कि लेडीज़ होती है जो घर पे बैठी रहती है, तो उनसे उनकी थोड़ी कुछ कमाई हो जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, इस हिसाब से। तो ऐसे अगर आप बिज़नेस करो तो आपके कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर देखो, थर्ड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या कि भाई हाँ, अगर हमें कुछ चीज़ें बेचनी है, अच्छा फेयर ही मतलब कि हमें प्रॉफिट कमाना है, तो हम कम प्राइस पे क्वालिटी चीज़ें बेचें।
तो देखो, it is the objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of society so that they can satisfy their needs. यानी हम हमारे कंट्री के लोग जो है या तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी हो, जो जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सबको अगर हम कम प्राइस में क्वालिटी दे देंगे ना तो वो खुश ही रहेंगे। ठीक है, अगर देखो आप कोई होटल में खाने जा रहे हो और आपने मतलब कि आपने 100 रुपीज़ का अगर कोई पिज़्ज़ा मंगाया है, ठीक है, तो अगर उसमें आपको एकदम चीज़ वाला पूरा होगा ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो भाई इसने 100 रुपीज़ में पिज़्ज़ा तो भी दे दिया। वैसे डोमिनोज़ के उसके तो बहुत महंगे आते हैं, पर अगर आप कहीं और कोई नॉमिनल कोई भी अगर नॉर्मल रेस्टोरेंट है उसमें अगर जा रहे हो तो उसमें अगर आपको चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएगी ना कम प्राइस में, तो आप पूरे सेटिस्फाइड हो जाओगे। ठीक है, कि मज़ा आ गया भाई, उस हिसाब से होता है। फिर देखो, the units manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food products have to maintain the standards of high quality. ज़्यादातर क्वालिटी है ना फूड प्रोडक्ट्स में देखी जाती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके हेल्थ के रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उससे अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट्स है उसमें आप क्वालिटी वाला ही अगर आप बेचोगे तो कस्टमर्स उतने ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। फिर देखो, business units having social objective are committed to provide goods and services at a fair price. Example, delivery of goods at home, after sales service, installation of goods etc. फिर आप कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर लो जिससे कस्टमर को आसानी हो जाए, कोई आगे दिक्कत ना खड़ी हो, तो वो लोग सेटिस्फाइड होंगे। जैसे आपने कोई एसी ख़रीदा है या तो वॉशिंग मशीन ख़रीदा है, तो वो अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं ले रहा और फ्री में अगर आपको वो सर्विस दे रहा है, तो आपको सेटिस्फाइड होगा कि भाई चलो ये कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी है। ठीक है, उस हिसाब से। फोर्थ, objective to adopt fair trade practices, black marketing of products, accumulation of goods, misleading advertisement etc. Unfair practices in business. Artificial scarcity of essential goods must not be created. Business units must adopt the objective of fair trade practices for the welfare of customer and society. यानी बिजनेसमैन जो है उनको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करनी चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी क्या? क्लीन एंड क्लियर, भाई हाँ ये जो भी हम धंधा कर रहे हैं वो प्योर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं है, पैसा करना चाहिए। यानी ब्लैक मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं करना चाहिए कि कोई अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो कोई भी प्रोडक्ट तो एकदम कहीं से ब्लैक से उसके रॉ मटेरियल्स ला रहे हो, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स का मीनिंग होता है कि बेड से कुछ भी मिलावट वाला नहीं। ठीक है, ऐसा कई स्नैक्स प्रिपरेशन में ऐसी बहुत चीज़ें होती है कि कुछ चीज़ सिर्फ चने के आटे से बनती होती है पर उसके अंदर बहुत सारे कुछ अलग टाइप के आटे मिला के फिर स्नैक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पूरियाँ और ऐसा सब कुछ, तो बेड सेड नहीं होनी चाहिए, मिलावटें नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी आपका प्रोडक्ट जैसा है वैसे ही एडवर्टाइजमेंट करो, बड़ा चढ़ा के नहीं। जैसे कि फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं कि भाई 15 दिन में आप गोरे हो जाओगे। ठीक है, इतने ही अगर आप क्रीम लगाओगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो फेयर धंधा करो, अनफेयर नहीं। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं करने की। जैसे कि अभी कोई डिमांड नहीं है, जैसे कि पोटैटोज़। ठीक है, तो पोटैटोज़ की अभी मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है। अगर विंटर की सीज़न है तो उसमें आलू की जो डिमांड होती है वो थोड़ी कम होती है और जो ग्रीन वेजिस की होती है वो ज़्यादा होती है। पर जब समर आएगा ना तब आलू की डिमांड बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हो, जब विंटर में पोटैटोज़ का प्रोडक्शन हो गया है तो आप लोग उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हो, जब उसकी कोई डिमांड नहीं होती तब। फिर क्या करोगे आप, उसकी स्कैरसिटी क्रिएट करोगे मार्केट के अंदर कि आलू है नहीं, तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। जब समर आएगा तब जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सबको घर पे है ना आलू की वेफर्स पोटैटो चिप्स बनानी होती है। ठीक है,
तो तब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तब उसकी स्कैरसिटी होती है, मार्केट में आलू नहीं मिलते होते, तब वो कोई भी कस्टमर अगर ज़्यादा प्राइस पे उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो तब कोल्ड स्टोरेज में जो आपने आलू रखे आप उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनफेयर है, ठीक है। Business unit must adopt the objective of fair trade practices for the welfare of customer and society। यानी क्या, आपको सिर्फ फेयर ट्रेड ही करना है, वैसा ही ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए करते हो बिज़नेस, तो आपको उनका नुकसान ना हो वैसा आपको प्रायोरिटी में रखना होता है। फिर देखो फिफ्थ, अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर सोशल ऑब्जेक्टिव आर, उसमें फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। आप धंधा इस हिसाब से करो कि आपकी एक अलग ही पहचान हो मार्केट के अंदर, कि भाई इनके पास से लाओगे ना तो कभी हम चीट होएंगे नहीं। आपके घर पे भी ऐसी दुकानें होंगी, अगर आपको मम्मी कुछ भी चीज़ अगर लेने को भेजेगी तो कहेंगी इनके पास से लाना, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको पता होता है कि ये अगर मेरा बच्चा कभी जाएगा ना लेने तो बेवकूफ़ बनेगा नहीं, तो इस हिसाब से होता है। तो एक मार्केट में आपकी एक अलग पहचान आपको बनानी पड़ती है। सेकंड, टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ देखो, ये एक अलग चीज़ है कि अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन का है तो आपको हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। आपको पूरे दिन रिसर्च करना पड़ता है कि कोई एक अलग इनोवेशन तो नहीं आ गया क्या। अगर देखो जैसे क्रीम की बॉटल्स होती है, ठीक है, शैम्पू की बॉटल्स होती है, सोप्स होते हैं, तो साबुन होते हैं, हेयर ऑयल्स होते हैं, तो उस सब में देखो रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, ठीक है। लीटर्स अलग अलग मेज़रमेंट वाली अलग अलग लीटर में बॉटल्स आती है। तो अगर कोई एक कंपनी है जिन्होंने मतलब कि रोज़ वाला साबुन बनाया, कोई एक कंपनी है जो रोज़ वाला नहीं बनाती थी, तो उसको रिसर्च करना पड़ता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट क्यों कम बिकने लगे, तो उसको देखना पड़ता है क्योंकि इसने अलग अलग फ्लेवर्स डाले, अलग अलग स्मेल यूज़ कर रहा है सोप के अंदर, अलग सेप है, अट्रैक्टिव है, इसलिए लोग उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले रहे हैं। तो आपको हमेशा रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट के और फैशन के साथ आपको जुड़ा रहना पड़ता है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो। पैकेजिंग भी उसमें मेनली बहुत मतलब कि होता है, पैकेजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसमें। अगर कोई जैसे कि पहले देखो जो टोमेटो सॉस की केचप की जो बॉटल्स आती थी वो ग्लास की आती थी, ठीक है, कांच की आती थी, अब उसमें पाउच आ गए, तो एक इनोवेशन, तो कोई और कंपनी होगा उसने ऐसा किया होगा तभी, ठीक है। तो हमें रिसर्च करते रहना पड़ता है। टूथपेस्ट में भी देख लो अलग अलग, ठीक है, आता है, नमक वाला आता है, फिर लौंग वाला आता है, अलग अलग आते रहता है, तो उस हिसाब से। फिर देखो थर्ड, टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम। फिर हमें बिजनेस ऐसा करने का कि जिससे हमारे देश का भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पैसा, कि हम भी कमाएं और हम भी टैक्स अच्छे से पे करें, तो वो टैक्स का जो पैसा होगा वो देश के मतलब कि डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड, रास्ते बनते हैं, गटर लाइन्स आती है, ड्रेनेज सिस्टम बनती है, वो सब कुछ। एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम, और गवर्नमेंट को हमें कोऑपरेट करते रहना। अगर वो कह रहा है कि आपको इतने से ज़्यादा भाई हमारी नदी नाले को बिगाड़ना नहीं है तो अपना वेस्ट उधर आप डालो नहीं, ठीक है। आपको जितने रेशियो में बोला है उतना ही आप उसमें डालो, तो हमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़ता है। फोर्थ, टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम। फिर हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ के बारे में कैसे, तो उनको अगर कोई हमारे अंदर एम्प्लॉयज़ है, अगर टारगेट दिया है कि आपको ये साल में इतना करना है, इतना इतना काम करना है, इतने प्रोडक्ट्स बेचने, तो कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर उनको मोटिवेट करने के लिए हमें उनको फिर इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, यानी उनको कुछ सैलरी ज़्यादा दो, प्रमोशन दे दो, ठीक है, या तो फिर कोई अवार्ड्स दो, सर्टिफिकेट्स दो, तो वो मोटिवेट होंगे और बेहतर और आगे बहुत अच्छे बेहतर तरीके से काम में मन लगाएंगे, ठीक है, और अपने कोई बेनिफिट होगा इसीलिए। तो स्टूडेंट्स
ये सारे थे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पहले रिकॉर्डिंग में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देख लिए बिज़नेस के, और अभी हमने बिज़नेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। वैसे कुछ इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, पर अगर फिर भी घर पे आप एक बार फिर से रिवाइज़ करो, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कह देना बेझिझक, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल मेक इट क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, बाय देन।